हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपनी मूवी की हीरोइन यू को देखते हैं जो कि लॉयर होती है। वो एक हाई सोसाइटी केस को सेटल कर रही थी जहाँ वो केस में उस हाई सोसाइटी लड़के के लिए लड़ रही थी जिसमें एक बेचारी लड़की का मोलेस्टेशन किया गया था। यू पहले तो उस लड़की और उसके मॉम को ये कहकर धमकाती है अगर उनके पास कम एविडेंस हुए तो केस उल्टा उन्हीं पर ही आ जाएगा। वो लड़की फिर डर के मारे जब सेटलमेंट के लिए राजी हो जाती है तब भी वो उन्हें पैसे नहीं देकर वहाँ से चले जाते हैं। यू में इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं थी, वो बस केस जीतने से मतलब रखती थी। केस जीत कर वो जब बाहर आती है तो उसके कलीग्स उसे कहते हैं कि ये जो अंदर तुमने किया क्या वो सही था? अगर उस लड़की की जगह तुम्हारी कोई बेटी होती या फिर अगर तुम होती तो क्या तुम ऐसे ही करती? तभी उसका फेस देखकर हमें पता चलता है कि पास्ट में शायद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि अब उसमें कोई इमोशंस नहीं बची है। इस बात को अब कई दिन बीत जाते हैं और वो अपनी आगे की पढ़ाई करने जर्मन जाने की तैयारी करती है। वो अपनी मॉम की ग्रेव पर फ्लावर्स देती है और कहती है कि उसके डैड एक बहुत बुरे इंसान थे, इसीलिए वो उनसे कभी नहीं मिली। वो अपनी मॉम को कहती है कि उसकी मॉम ने ही उसे उस इंसान से बचाया, इस बात के लिए शुक्रिया। अब वो अपने फ्यूचर के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर जा रही है और ये कहकर वो अपनी मॉम को अलविदा कहती है। फिर वो एयरपोर्ट जा ही रही होती है कि तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खुद को एक वेटिंग हॉल में पाती है। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि वो कुछ समझ नहीं पाती। उसे वहाँ एक नंबर पे बुलाया जाता है तो वो पूछती है कि वो अभी कहाँ है। वहाँ जो इंक्वायरी में लेडी होती है वो बताती है कि वो अभी टर्मिनल ऑफ वेट पे है जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यू का उस एक्सीडेंट में मौत हो गया था और अभी यहाँ उसकी आत्मा खड़ी है। अभी भी यू को ये सब बिलीव नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लेडी यू को डायरेक्टर ली के पास लेकर जाती है जो कि उस डिपार्टमेंट के हेड थे। वहाँ डायरेक्टर ली यू को बताते हैं कि एक्चुअल में उनसे एक गलती हो गई थी। उन्होंने यू के नाम की एक दूसरी लड़की को आज उन्हें मारना था बट वो गलती से यू को मार दिए। अब इस चीज को सही करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन चाहिए और तब तक यू को वेट करना पड़ेगा। इस पर यू उनसे आर्ग्यू करने लगती है कि उसे जर्मनी जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, वो तब तक कैसे वेट करेगी और ये उनकी प्रॉब्लम है ना, तो वो समझे। तभी डायरेक्टर ली उसे कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएगी और हर दिन के लिए यहीं पे रह जाएगी। अब यू थोड़ी शांत होती है और ली उसे बताते हैं कि वो 7 डेज के लिए यू को एक दूसरी ह्यूमन लाइफ में भेज देंगे जहाँ उसका नाम फेस तो सेम रहेगा, वहाँ की सराउंडिंग अलग रहेगी। अब इस पर यू रेडी हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक आदमी के पास सोई हुई होती है। उठकर जब वो बाहर आती है तो वो एक लड़की को देखती है जो कि उसकी बेटी है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है और वो जिसके पास सो रही थी वो उसका हस्बैंड है। ये सब देखकर यू पूरी शॉक में चली जाती है क्योंकि एक ही पल में उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई थी। वो एक सिंगल गर्ल थी और अब यहाँ वो मैरिड वुमन है जिसके बच्चे और एक हस्बैंड भी है। फिर वो खुद को संभालते हुए अपने बेटे को बस तक छोड़ने जाती है जहाँ अलग बच्चों की मॉम्स भी उससे बातें करने का ट्राई करते हैं पर वो तो किसी को नहीं पहचानती थी। उसे सब नया लग रहा था, उसके लिए एक सारी चीजें अलग थी। वो वहाँ से पहले अपने लॉ फार्म जाती है जहाँ पर उसे कोई नहीं पहचान पाता। फिर वो अपने खुद के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ का वॉचमैन भी उसे बिना पहचाने वहाँ से भगा देता है। ये सब देखकर वो पूरे गुस्से में फिर से मरने के लिए गाड़ी के सामने आने लगती है पर उसका एक्सीडेंट नहीं होता और यहाँ हमें पता चलता है कि अब 7 दिन तक उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और वो मरेगी भी नहीं। वो मरना चाहती थी और वो जाकर डायरेक्टर ली से मिलना चाहती थी पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर गुस्से के मारे वो फिर वॉशरूम में जाती है जहाँ उसके सामने एक ओल्ड लेडी होती है जो कि डायरेक्टर ली में चेंज हो जाती है। डायरेक्टर ली उसे वहाँ कहते हैं कि इस बॉडी में बस उसे 7 दिन ही एडजस्ट करना है। ये उनसे कहती है कि बॉडी तो किसी हाउसवाइफ की है और उसने तो कहा था कि उसे किसी वर्किंग लेडी की बॉडी चाहिए थी। तो यहाँ डायरेक्टर ली कहते हैं कि
हाउसवाइफ बनना भी आसान नहीं है और वो वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। यू फिर गुस्से में बहुत सारी शॉपिंग करती है, पर जब बिलिंग काउंटर में आती है उसे पता चलता है कि उसकी क्रेडिट लिमिट बहुत कम है और उसके पास इतना कैश भी नहीं है। तभी उसे किसी बच्चे की मॉम का कॉल आता है जो बताते हैं कि स्कूल बस तो कब की आ चुकी है और उनका बेटा वहाँ उनका वेट कर रहा है। यू भागी भागी उसे पिकअप करने जाती है, पर यू के बिहेवियर से उनका बेटा समझ जाता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। वो यू से पूछता है तो यू भी सच बता देती है और कहती है कि उसकी मॉम जल्दी ही आ जाएंगी। तभी उनका बेटा जिसका नाम शन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, यू भी अच्छी है पर वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। अब वो यू को अपने घर के बारे में और सभी के बारे में सब कुछ बताने लगता है जिससे कि उन्हें यहाँ रहने में आसानी हो। उसकी बेटी का नाम शेंग है और हस्बैंड का नाम जैंग। शाम को यू सभी के लिए डिनर बनाती है जो कि यू को अच्छा लगता था, पर ये डिनर ये सभी लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर रात को जैंग उसे बताते हैं कि ऑफिस में कुछ दिन बाद एक पार्टी है जहाँ इन दोनों को साथ जाना है। यू झट से राजी हो जाती है और पार्टी में जाने के लिए न्यू ड्रेस की शॉपिंग करने कहती है। पहले तो जैंग मना कर देता है पर फिर मान जाता है। अब वो सोचता है कि यू तो हमेशा पैसे बचाने के बारे में कहती थी, पर आज अचानक शॉपिंग के बारे में कैसे बोल रही है। फिर वो यू को अपनी वाइफ समझकर उसके क्लोज आने लगते हैं, पर यू जैंग को टाल देती है और खुद जाकर सोफे पर सो जाती है। दूसरी सुबह वो फिर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और सभी को स्कूल छोड़कर जब वो घर की सफाई कर रही होती है तभी उसे शेंग का अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसे देखकर वो बहुत हंसती है। थोड़ी देर बाद शन स्कूल से वापस आता है और यू के साथ शॉपिंग में जाता है। वो वहाँ किसी को क्या पसंद है, किसकी क्या फेवरेट डिश है, सबके बारे में बता देता है। यू भी घर आकर सभी की फेवरेट डिशेस बनाती है और जैंग जब ड्रेस के पैसे देखता है तो शॉक के मारे ठहर जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये पैसे उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव किए थे, पर यू ने उन्हें ये सारी ड्रेसेस में खर्च कर दिए। तभी यू से कहती है कि सेविंग्स तो उन्होंने बहुत कर ली, पर अभी कुछ तो अपने लिए उन्हें भी खर्च करना चाहिए। पर उसके इस बिहेवियर को देखकर जैंग बहुत अपसेट होते हैं और गुस्से में ऑफिस चले जाते हैं। यू भी ये सब से अपसेट होकर एक बार में ड्रिंक करने के लिए आती है जहाँ शैन के फ्रेंड की मॉम मिलती है जो उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। यू जब घर वापस आ रही होती है तभी वो शैन को अपने बॉयफ्रेंड को किस करता देखती है, पर तभी वो उसे डांटने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसे टिप्स देने लगती है। शैन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी मॉम कितनी चेंज हो चुकी हैं और कितनी कूल भी हैं। ये बॉन्डिंग देखकर शैन भी बहुत खुश हो जाता है। यू फिर रात में जब बालकनी में खड़ी होती है तो वहाँ डॉक्टर ली आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसका ये दिन कैसा रहा। तो यू बताती है कि इतना बुरा भी नहीं है, हाउसवाइफ होना इतना बुरा तो नहीं है। तभी यू डॉक्टर ली को उनकी एक्चुअल मॉम के बारे में पूछते हैं तो ली बताता है कि उनकी मॉम की अचानक हार्ट फेलियर होने की वजह से डेथ हो गई है। अगर वो अभी यहाँ नहीं होती तो ये बच्चे कब के अपनी मॉम को खो चुके होते। और ये सुनकर यू को बहुत दुख होता है और वो जैंग और उसकी वेडिंग वीडियो देखने लगती है और वहीं सो जाती है। रात को जैंग जब घर आते हैं तब यू को बेड पर लिटा देते हैं और सुबह जब यू प्रेस्ड ड्रेसेस देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों ड्रेसेस पहनकर रेडी होकर पार्टी में जाते हैं। यहाँ जैंग अपनी प्रमोशन के बारे में अपने बॉस से डिस्कस कर रहा था, पर बॉस को इस पोस्ट के लिए जैंग बिल्कुल सही नहीं लगा। इस बात पर वहाँ यू की बॉस से लड़ाई हो जाती है जिससे कि बॉस यू के साथ बहुत मिसबिहेव करने लगता है। इस बात को जैंग देखकर जैंग को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बॉस के साथ हाथापाई कर लेता है जिससे कि बॉस वहाँ से डर कर चला जाता है। ये सारी बातों से यू और जैंग बहुत करीब आ चुके थे। अब घर पर वो इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी दोनों शेंग की रोने की आवाज सुनते हैं। यू देखती है कि शेंग के फेस पे और उसके हाथ पैर पे कुछ मार्क्स हैं, तो वो उसे अकेले लेकर ये सारी चीजों के बारे में पूछती है। तो शेंग उसे बताती है कि आज उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये बात जैंग छुप के सुन लेता है और उस लड़के को जाकर बहुत पीटता है। रात को उनके घर पुलिस का कॉल आता है और अब वो लड़का और उसकी मॉम अपनी लॉयर के साथ यू और जैंग से मिलने आते हैं। जैसे कि यू ने मूवी के शुरुआत में उस लड़की और उसकी मॉम को धमकाया था, ठीक उसी तरह वो लॉयर भी
यू और उसके फैमिली को धमका रही थी। यहाँ यू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझती है कि आज जैसे उसे फील हो रहा है ठीक वैसा उस दिन उस लेडी को भी फील हुआ होगा। अब यू हार ना मानते हुए उनके सामने ऐसी ऐसी बातें रखती है कि वो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं। यू अपना केस इतना अच्छा से प्रेजेंट करती है कि दूसरी लॉयर को सरेंडर करना ही पड़ता है और वो उनके बेटे को सभी के सामने शेंग को माफी भी मांगना पड़ता है। घर आकर शेंग पूरी टूट चुकी थी। वो ना कहीं बाहर जा रही थी, हमेशा रो ही रही थी। तभी यू उसे समझाते हुए अपनी स्टोरी बताती है। वो कहती है कि बचपन में उसे एक लड़का जिसका नाम जियान था उसे बहुत पसंद था। वो लड़का भी उसे बहुत पसंद करता था, पर उस लड़के ने जब उसे प्रपोज किया तो पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यू ने उसे मना कर दिया। और फिर जब यू की प्रॉब्लम्स खत्म हुई तो उसने उसे प्रपोज किया। बहुत देर हो चुकी थी। तभी शेंग को लगता है कि शायद ये उसकी मॉम की खुद की स्टोरी सुना रही है, पर वो तो अलग यू थी। इस सब के बाद उनकी फैमिली में सब सही होने लगता है। सभी की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही। पर एक दिन जब यू उसके बेटे शैन को स्कूल लेकर जा रही होती है तभी अचानक रास्ते में शैन को कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। वो जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि एक मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर जाकर शैन को कुछ दिख पाएगा वरना वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए सब रेडी हो जाते हैं। यहाँ यू की ये एक्चुअल फैमिली नहीं थी। शैन के दर्द को देखकर बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और जब यू हॉस्पिटल जा रही होती है तभी वो डायरेक्टर ली से मिलती है जो कि उसे वापस चलने को कहते हैं। यू ने पूछती है कि अगर वो चली जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा, तो ली बताते हैं कि उनकी मॉम तो पहले ही मर चुकी है और ये बात यू के जाने के बाद उन्हें पता चल जाएगी। यू उनकी बातें बिना सुने ही शैन के पास भागती है, उसे देखते ही हग कर लेती है और उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने को कहती है। लास्ट बार वो शेंग को और जैंग को भी मिलती है और फाइनली डायरेक्टर ली के साथ बैठकर वापस जाने बैठ जाती है। ली अपनी कार उसी जगह लेते हैं जहां यू का एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि वो अपनी पुरानी बॉडी पर चले जाए। पर यहाँ जाते वक्त ली यू को बताते हैं कि आज तक वो जिस फादर को बुरा कहती थी, जिसे वो नफरत करती थी, डायरेक्टर ली ही है, वही उसके पापा हैं। उनके काम की वजह से वो कभी भी यू से मिल नहीं पाए, पर वो हमेशा उससे मिस करते, हमेशा ऊपर से उसे देखते रहते। फिर वो उससे बहुत माफी मांगते हैं। फिर उनकी कार का उसी तरह से एक्सीडेंट होता है और यू की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसे पहले तो बिलीव नहीं होता कि वो अपनी ह्यूमन लाइफ में वापस आ चुकी है। फिर वो भागते भागते जैंग के घर जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं पहचान पाता क्योंकि वहाँ कोई दूसरी ही औरत होती है। फिर वो शैन के फ्रेंड्स के मॉम से भी मिलती है जिससे वो बात किया करती थी, पर वो भी उसे नहीं पहचान पाते। अब वो कंफर्म हो जाती है कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है। उसे अच्छा तो लगता है, पर इस बात का बुरा भी लगता है कि वो फिर कभी जैंग और उसकी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। फिर वो अपने कॉलीग के पास जाती है और उसे वही लड़के के केस के बारे में पूछती है और कहती है कि उस दिन उससे गलती हुई थी और अब उस केस के एविडेंस को वो खुद ढूंढेगी और उस लड़की को भी जस्टिस दिलवाएगी। आजकल यू अपनी सिस्टर और नीस के साथ रहने लगी है क्योंकि इन 7 डेज में उसे फैमिली का मतलब पता चल चुका है। उसे घर पे डायरेक्टर ली के साथ ली गई एक पिक भी मिलती है जिसमें वो सब साथ थे। थोड़े ही दिनों में वो जर्मनी जाने वाली थी, इसीलिए वो अपनी मॉम एंड डैड के ग्रेव के पास जाकर फ्लावर्स देती है और फाइनली अपने डैड डायरेक्टर ली को भी माफ कर देती है। फिर वो अपने जर्मनी वाले फ्लाइट पे बैठती है जहाँ उसे उसके बचपन का लवर जियान मिलता है। बातों ही बातों में इन दोनों को पता चलता है कि दोनों ही सिंगल हैं। वो दोनों उसी टाइम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नई सिटी में अपनी नई रिलेशन की शुरुआत करते हैं और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।